हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई 26 एग्जामिनेशन के स्पेसिफिक पेपर फिजिक्स का। और अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो स्पेसिफिक पेपर पे वर्कआउट करना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका मार्क्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लाइफ को बदल सकता है। नाउ दिस इज़ अ वे। नाउ स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेक्शन ए। वो 40 मार्क्स को कंटेन करता है और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस। और आपको क्या करना है, इसके सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पे लिखा है क्या, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कॉपी नहीं करना है, राइट। राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली। आपको सिर्फ आपके पेपर में क्या करने होंगे, ऑप्शंस लिखने होंगे। आपको एक्सप्लेन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको आता है एक्सप्लेनेशन फिर भी आपको एक्सप्लेन नहीं कीजिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर डालिए और प्रॉपर ऑप्शन के साथ ये वैल्यूज को जरूर लिखिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द मोमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द मोमेंट ऑफ कपल इज टेकन एज, तो आंसर आपका क्या है, पॉजिटिव। तो लेट्स स्टार्ट विद द कि मोमेंट ऑफ कपल होता क्या है। तो मोमेंट ऑफ कपल इज द टर्निंग इफेक्ट कॉज्ड बाय टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी हम लोग मोमेंट की बात करें तो सिंगल फोर्स होते हैं, लेकिन जहां पे मोमेंट ऑफ कपल आ जाएगा तो आपका दो फोर्स एक्ट करेगा। और दोनों फोर्स, तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है, और पाइवट है यहाँ पर, दिस इज अ पाइवट पॉइंट। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक फोर्स लगाइए और एक फोर्स यहाँ पे लगाइए, राइट। तो ये फोर्स इधर रहेगा और ये फोर्स इधर रहेगा। तो ये हो गया आपका क्या, मोमेंट ऑफ कपल। तो वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, द मोमेंट ऑफ कपल इज द टर्निंग इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, टर्निंग इफेक्ट देगा, क्योंकि ये पाइवटेड पॉइंट है। पाइवटेड मतलब फिक्स पॉइंट है। तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन देगा, इस तरह से यहां घूमेगा और ये इस तरह से यहां घूमेगा, राइट। caused by two equal opposite and parallel forces। तो आप देखो ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल फोर्सेस है, राइट। और इसे क्या देगा, ये टर्निंग इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे यही है मोमेंट ऑफ कपल के बारे में। हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी, इसीलिए ये क्या करेगा, एक टेंडेंसी जनरेट करता है, किसके लिए, रोटेशंस के लिए, और ये इस हिसाब से मूव करने लगेगा इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द मोमेंट ऑफ कपल, तो एक चीज याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ कपल का डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं ये समझिए। तो यहाँ पे देखिए दो मैंने क्या किया, डायरेक्शंस बना दिया है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे घड़ी का सुई घूमता है नीचे की तरफ, तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इन अ मोमेंट ऑफ कपल, इसको हम लोग टेकन एज पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज होता है उसको टेकन एज नेगेटिव। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, द मोमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो योर करेक्ट आंसर इज ए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी डिपेंड ऑन, राइट। अब देखिए पहला पोजीशन, ऑब्वियसली नॉट, पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑब्वियसली नॉट। मोमेंटम, लेट्स सी, देखते हैं, करेक्ट आंसर इज मोमेंटम ही है, लेकिन कैसे अफेक्ट करता है वो भी हम देखेंगे। एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको ये पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर दूं तो कैन आई राइट mv इंटू वी, v इंटू वी क्या होगा, v स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अब क्या हो गया, हाफ mv। और आपको याद होगा मोमेंटम का डेफिनेशन क्या था, मोमेंटम का डेफिनेशन था इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, उसका मोमेंटम। तो मास एंड वेलोसिटी है यहाँ पे, तो दैट इज टर्म टू बी एज मोमेंटम। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज 2। नाउ अब हम लोग आते हैं 3 पे। ड्यूरिंग द पावर प्रोडक्शन इन द कोल बेस्ड थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, राइट, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर हम लोग कोल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इज, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है
एनर्जी को जनरेट करने का यहाँ पे वही बोला है। तो पहला है हीट, मैकेनिकल, केमिकल। ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आपको तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, केमिकल तो नहीं चाहिए, आपको लाइट भी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन ये दो तो वैसे ही कट गया। अब हमें ये दो में चूज करना है। पहला हीट, हीट टू केमिकल और फिर इलेक्ट्रिकल। ऑब्वियसली आप हीट देने के बाद आपको केमिकल तो नहीं मिलता है, आपको क्या मिलता है? क्या कोई एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, केमिकल प्रोडक्ट तैयार होता है? नहीं। तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बचा? हीट, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने कोल को लिया, इसको आपको ने क्या किया? हीट, तो हीट एनर्जी आ गया। कोल क्या करता है? स्टीम जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा, जिससे आपका क्या होगा? टरबाइन घूमेगा, राइट। टरबाइन घूमना मतलब मैकेनिकल एनर्जी, तो ये भी आ गया। एंड देन लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि ये टरबाइन जब घूमेगा तो ये कहाँ पे कनेक्ट होगा? जनरेटर के साथ, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप इट इज क्लियर। नाउ यहाँ पे एक चीज है, कोल हम लोग किस लिए यूज करते हैं? बेसिकली वाटर को बॉईल करने के लिए, ताकि यहाँ से आपका क्या बने? स्टीम बने। मैंने जानबूझ के नहीं बताया था, मुझे लगा कि आपको अंडरस्टूड होगा, लेकिन फिर लगा नहीं, चलो बता ही देते हैं। तो यहाँ पे कोल हम लोग किस लिए जलाते हैं? कि ताकि आपका क्या हो? वाटर बॉईल हो सके, स्टीम जनरेट हो सके, स्टीम का प्रेशर से टरबाइन घूमेगा और आपका जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, राइट। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज दिस। नाउ मूव करते हैं आगे की। अब हम लोग का है 4 नंबर में क्या दिया गया है वो देखते हैं। अनीता, ठीक है, अनीता एक आंटी है, यूज अ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। तो अनीता आंटी ने क्या करा? एक मूवेबल पुली लिया, राइट। तो देखो यहाँ पे जो ये पुली है, ये वाला जो पुली आप देख रहे हो, ये एक मूवेबल पुली है, ये कहीं पे फिक्स नहीं है। यहाँ पे फिक्स किया है इस पुली के लिए, ये रोप फिक्स है, ये वाला, राइट, ये फिक्स है यहाँ पे। और आपको ये पता है कि सिंगल मूवेबल के साथ एक फिक्स पुली भी लगता है टू मेक इट कन्वीनियंट डायरेक्शन। उसने फिर क्या किया? सी लुब्रिकेट द पुली। उसने पुली को क्या किया? यहाँ पे लुब्रिकेशन दे दिया, इस जगह पे क्या किया? लुब्रिकेशन दे दिया, राइट, ताकि वो फ्री मूव कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पुली यूज्ड? अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे बोला है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या? मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीजेस एंड एफिशिएंसी इंक्रीज। तो देखिए, इस सेक्शंस के लिए लुब्रिकेशंस देने से मैकेनिकल एडवांटेज तो बदलेगा नहीं। वेल, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे कितना होता है? इस पुली के लिए 2 होता है। चाहे आप ऑयलिंग करो, चाहे आप कोई भी तरह का ग्रीस दे दो, इसके मैकेनिकल एडवांटेज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। वेलोसिटी रेशियो इंक्रीजेस एंड एफिशिएंसी डिक्रीजेस। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जब कभी हम लोग लुब्रिकेट करते हैं, एफिशिएंसी कभी डिक्रीज नहीं होता है। मैकेनिकल सॉरी, मैकेनिकल एडवांटेज रिमेन अनचेंज्ड। ओके फाइन, ये तो अनचेंज रहेगा। एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेस, तो यहाँ पे ये बोला है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या होगा? अनचेंज रहेगा और एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। लेट्स सी दिस, इसको हम लोग थोड़ा भी रखते हैं होल्ड पे। वेल, यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी रेशियो रिमेन अनचेंज्ड एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेस। तो ये आपका ऑप्शन 100% करेक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड, क्यों अनचेंज्ड रहेगा? क्योंकि देखो, इसकी वेलोसिटी रेशियो कितनी होती है? 2 होती है। इस केस में वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहां से आप क्या लगाओगे? एफर्ट, और लोड कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। यानी कि यहां पे अगर आप ट्वाइस ऑफ एफर्ट लगाओगे, मतलब यहां से यहां तक क्या करोगे? आप 2 मीटर लेके जाओ, तो ये सिर्फ कितना हाइट पे जाएगा? 1 मीटर पे जाएगा। और वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? तो यहां पे है डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट। तो डिस्टेंस मूव कितना करा एफर्ट का? 2 मीटर, और यहां पे कितना होगा? 1 मीटर। द रेशियो विल बी 2:1। तो चाहे आप कुछ भी करो, ये तो आपका वेलोसिटी रेशियो तो चेंज होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? लुब्रिकेट कर रहे हो, तो जिससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। अब ऑप्शन ये जो 3 है वो गलत क्यों है? लेट्स सी दिस। यहां पर
अच्छा, यहाँ पर आपका क्या है देखिए, एक चीज ये जो 3 ऑप्शन है ये गलत क्यों है, इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज रिमेन अनचेंज, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा तो चेंज करेगा, मतलब कंप्लीटली चेंज नहीं होगा पर थोड़ा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेशन करने से क्या होता है, आपके एफर्ट कम लगेंगे, तो ये स्लाइटली चेंज होगा। इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन जब आप लुब्रिकेट करते हो चीज़ों को तो आपका काम क्या होता है, आसान होता है, ठीक है, क्योंकि इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो जब फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली एफर्ट कम लगेगा, तो जब एफर्ट कम लगेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज तो चेंज हुआ, राइट। एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेस, ऑब्वियसली ये पार्ट सही था पर ये पार्ट यहाँ पे गंडगोल था, इसीलिए योर करेक्ट ऑप्शन इज डी नंबर, यही है आपका करेक्ट ऑप्शन। लेट मूव करते हैं आगे वाले पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है देखिए, इनसाइड द प्रिज्म ड्यूरिंग द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट कंपेयर टू ब्लू रेड लाइट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है ब्लू टू रेड लाइट के बीच में कि कौन कलर कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा और कौन नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू का ज्यादा है या रेड लाइट का ज्यादा है। तो ये चीज याद रखिएगा, रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा रहता है कंपेयर टू ब्लू। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, तो वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू। नाउ तो जब यहां पर ये हो गया तो हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका होता है मीडियम लाइक अ ग्लास, तो ब्लू लाइट में जो रिफ्रैक्ट होता है वो मोर होता है बिकॉज इट हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। तो जो ब्लू कलर होगा वो ज्यादा स्कैटर करेगा कंपेयर टू रेड। क्यों? क्योंकि ब्लू का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि शॉर्टर वेवलेंथ वाले रिफ्रैक्ट ज्यादा ही करते हैं। तो यहां पर क्या होगा देखिए, स्लोज डाउन लेस एंड रिफ्रैक्ट मोर, स्लोज डाउन मोर एंड रिफ्लेक्ट लेस, स्लो डाउन मोर एंड रिफ्रैक्ट मोर, स्लो डाउन लेस एंड रिफ्लेक्ट लेस। ठीक है, तो यानी कि यहां पे क्या होगा, ब्लू से अगर आप रेड की तरफ जाओगे, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्ट कम करता चला जाएगा। तो उस हिसाब से यहां से ये पार्ट आपको क्लियर हुआ और ये पार्ट क्लियर हुआ कि ये दोनों सही ऑप्शन में आ सकते हैं। अब तो यानी कि ये पार्ट गलत हो गया, ये पार्ट गलत हो गया, राइट। अब हमारा ऑप्शन में ये दो को कैसे आप चूज करेंगे कि ये ही करेक्ट ऑप्शन है, ये गलत है। यहां पे क्या है, स्लो डाउन मोर, स्लो डाउन लेस। तो यहां पे क्या हो रहा है देखिए, यहां पर क्या होगा, जब आप ब्लू से रेड की तरफ जाएंगे तो जो स्लो डाउन होगा यानी कि जो स्पीड होगी, राइट, वो क्या होगी, स्लो डाउन तो होगी, लेकिन जो स्पीड होगी रेड की ज्यादा रहेगी कंपेयर टू द ब्लू। तो यही है स्लो डाउन लेस एंड रिफ्रैक्ट लेस। यहां पे क्या है देखिए, when objects are viewed through the rising heat of campfire they appear to shimmer, the optical phenomenon responsible for this effect is। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है कि मान लीजिए कैंप फायर हो रहा है, आग लगी पड़ी है। कैंप फायर क्या होता है, बेसिकली देखिएगा पार्टी शार्टी जब चल रही होती है तो बीच में आग जल रहे होते हैं, लोग चारों तरफ से घूम रहे होते हैं। तो आप देखोगे जब अगर सपोज आप यहाँ पे खड़े हो तो ऐसा लगेगा कि यहाँ की चीज़ें जो स्टेबलाइज्ड हैं वो क्या होंगी, हिलती हुई नजर आएंगी या मूविंग आएंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिमर। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब यहाँ पे कैंप फायर होता है, हीट होता है, यहाँ पे आग लगी रहती है ना, तो क्या होता है जैसे जैसे आग से दूर जाओगे टेम्परेचर चेंज होता जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट लेयर ऑफ एयर जनरेट होता है, राइट। जो कि क्या होगी, जितनी ज्यादा नीचे रहेगी लाइट हीट के पास रहेगा एयर, उसकी डेंसिटी उतनी लो रहेगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा, यानी कि इसका और डेंसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि ये कम हीट है, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट जाएगा इसमें से तो वो बेंड होता चला जाएगा, राइट, और जिसके चलते ये क्या होगा, ये हिलती हुई नजर आएगी। अब क्वेश्चन है ये हिलती हुई क्यों नजर आती है, क्योंकि जब आग चलता है तो जो डेंसिटी है वो एक फिक्स जैसा तो नहीं रहता, यहाँ पे जो एयर की डेंसिटी होती है वो वैरी करते रहती है, क्योंकि हवा जब चलती है तो हीट जो रहता है या जो फायर रहता है वो कॉन्स्टेंटली एक पोजीशन पे नहीं रहता, वो मूव करता रहता है। इसीलिए उसका नेबरिंग भी क्या होता है, हीट टेम्परेचर रेंज जो होता है वो वैरी करता रहता है। इसीलिए डिफरेंट लेयर की वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है और चीजें आपको शिमरिंग लगती है कि वो थोड़ी मूव कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे देखिए
with a focal length 12 centimeter as an object at a distance of 20 centimeter in front of the lens. जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, 20 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो जब फोकल 12 है तो 2f2 कितना होगा, 24। वेल यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो फोकल लेंथ है, आपको ये पता है कि जो फोकल लेंथ लिया जाता है वो ये लेंथ लिया जाता है, राइट, दैट इज f2 का पार्ट होता है। तो फोकल लेंथ आपको कितना लेना होगा, 12 सेंटीमीटर, दैट इज ये इधर क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यानी कि +12, इजंट इट। और ऑब्जेक्ट हमेशा इसके इधर ही लेंगे, तो ये जो होगा दैट इज u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर दिया गया है। अभी यहाँ पे ये बोला है कि जो प्लेन है यानी जो स्क्रीन है वो ऐसा जगह रखा गया, यानी 23 सेंटीमीटर पे रखा गया, और इस पे जो इमेज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ब्लर्ड, यानी कि धुंधला इमेज आ रहा है। तो मैं स्क्रीन को किधर शिफ्ट करूं कि मेरा इमेज जो है ऑब्जेक्ट का वो पूरी क्लियर आए। तो यानी कि हम क्या बनाएंगे कि इमेज एक्चुअल में बनना कहां चाहिए। तो एज वी नो फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/f कितना है, दैट इज 12, प्लस 1/u कितना है हमारे पास, दैट इज -20, ठीक है, -20। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं, दैट विल बी अराउंड 60 आएगा, इजंट इट। तो यहाँ पे हो गया 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेनली हम लोग एलसीएम लेते हैं 60, इजंट इट। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 5 - 3 दैट इज 2/60, दैट इज 1/30। तो देखो ये 1/v का वैल्यू 30 है, तो v का वैल्यू कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो स्क्रीन कहाँ रहना चाहिए था, 30 सेंटीमीटर पे टू गेट द क्लियर पिक्चर। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि ये कहाँ पर है, 23 पे है, यानी कि हमें क्या करना होगा, जो लेंस है अवे फ्रॉम जो स्क्रीन है वो क्या करना होगा, अवे फ्रॉम द लेंस लेके जाना होगा, ताकि पहले 23 पे था, कहाँ तक लेके जाना है, 30 तक लेके जाना है, यानी कि लेंस से दूर कर देना है, ताकि हमारा जो इमेज है वो क्या आए, क्लियर आए। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। बहुत जन क्या करेंगे, इसको सीधा सा सोचेंगे और आंसर तुक्का पे बैठाएंगे, लेकिन इसको प्रॉपर सॉल्व करके आपको चेक करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या दिया गया, देखिए, असर्शन सोल्जर अवॉइड फायरिंग, ठीक है, एट अ टारगेट इन फॉगी वेदर कंडीशंस। ये एक असर्शन दिया है, इन फॉगी वेदर लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रिड्यूसिंग विजिबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि पहला ऑब्वियसली सही है, क्योंकि सोल्जर कभी भी फॉगी वेदर में जनरली टारगेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी, और लाइट की अगर स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो उनको प्रॉपर ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि जो एनिमी है, वो प्रॉपर पोजीशन पे दिखाई नहीं देंगे और वो गलत जगह शूट करते रहेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या लिखा है, रीजन में देखते क्या लिखा है, इन फॉगी वेदर लाइट गेट्स स्कैटर्ड ऑब्वियसली बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट रिड्यूसिंग विजिबिलिटी, और इनकी विजिबिलिटी भी क्या हो जाती है, उससे केस में लो हो जाती है। तो यानी ये दोनों ही सही है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, टू साउंड वेव एक्स एंड वाई हैव द सेम एम्पलीट्यूड, एक्स और वाई का क्या है, सेम एम्पलीट्यूड है, एंड द सेम वेव पैटर्न, और सेम वेव पैटर्न भी है। नाउ बट देयर फ्रीक्वेंसीज आर 60 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज, पर इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। देन तो इसमें पूछा है कि एक्स थ्रिल होगा, तो देखिए इसका क्या होता है, ये याद रखिएगा कि श्रिलनेस इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी श्रिलनेस उतनी ज्यादा होगी। तो यानी कि यहां से समझ में आ रहा है 60 कम है और 120 ज्यादा है, तो ये 120 हर्ट्ज जिसका है उसका श्रिलनेस ज्यादा होगा। तो y विल बी स्ट्रिलर एंड x विल बी ग्रेव, और जो भारी आवाज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव साउंड। तो यानी कि जो जिसका 60 हर्ट्ज होगा उसका क्या होगा, ग्रेव साउंड, और जिसका 120 होगा उसका क्या होगा, श्रिल साउंड। होप इट इज क्लियर। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है, आइडेंटिफाई द करंट करेक्ट रिलेशन बिटवीन द करंट्स फ्लोइंग थ्रू द 2 ohms 3 ohms एंड 5 ohms रेजिस्टर। यानी आपसे पूछा है कि जो करंट का रिलेशन है
2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम इनके बीच का क्या है, ठीक है। लेट्स से पहला ये हो गया पैरेलल कनेक्शंस, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो व्हेन वी टॉक ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन, तो इसमें आपको ये मानना है कि मान लीजिए कि यहां से करंट गया लाइक दिस, और ये है नदी, और यहां नदी कितनी हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, और वाटर को मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, करंट के साथ। तो वाटर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी करंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज I1 और I2, राइट। लेकिन यहां पे तो नदी का रास्ता एक ही है, तो यानी कि करंट इसमें भी क्या रहेगा, I, और इसमें भी करंट क्या जाएगा, I। तो यानी कि whenever there is a diversion in the path, current get separated। तो यानी कि जो करंट इधर से जा रहा होगा ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और I2 के पार्ट में डिवाइड हो गया, और यहाँ पे I1 I2 क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर I1 3 ओम्स में भी जा रहा है तो I1 क्या होगा, 2 ओम्स में भी जाएगा, और यहाँ पर जो है जितना करंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये जो पार्ट है करंट, इसमें भी क्या जाएगा, I1 जैसा ही वैल्यू जाएगा, क्योंकि I1 इज इक्वल टू I2 है। तो यानी कि जो 5 ओम्स में जितना करंट होगा 2 ओम्स में भी उतना ही करंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अच्छा, बाकी बात देखते हैं कि क्या दिया है। करंट थ्रू 2 ओम्स ये ज्यादा रहेगा करंट थ्रू द 3 ओम्स, नहीं, इन दोनों में सेम रहेगा। करंट थ्रू 5 ओम्स लेसर देन दैट ऑफ दिस, वो भी सही नहीं होगा। ये आपका सही ऑप्शन है क्योंकि दोनों में सेम वैल्यूज जाएंगे। करंट थ्रू ये भी सही नहीं है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर सी नंबर। ये हमारा इजी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन, ठीक है, यानी कि जो हमारा पुराना कन्वेंशन था उसके हिसाब से द कलर ऑफ अर्थ वायर, क्योंकि आपको पता है कि एक लाइव वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है, और एक ये नेगेटिव वायर होता है, राइट। तो ये जो अर्थ वायर होता है वो कैसा होना चाहिए था पुराने समय के हिसाब से, वो ग्रीन कलर का होता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सॉल्व करेंगे 12 एंड मोर देन 12 क्वेश्चंस, राइट। तो ये ऑलरेडी हम लोग का कितने मिनट का हो चुका है, 27 to 29 मिनट्स का हो चुका है। तो बी ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू।